27 अक्टूबर को जब पटना में महारैली थी और एक के बाद एक बम धमाके हो रहे थे, भीड़ का फोटो, ये बुद्ध की धरती भीड़ का फोटो खून से रंग दी गई थी। एक के बाद एक नौजवान शहीद हो रहे थे। भाइयों बहनों, ईश्वर की कोई कृपा थी कि हम जिंदा बच गए। और मुझे लगता है उसी दिन द्वारकाधीश का संदेश साफ था और वो मैं आज देख रहा हूं। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं दोस्तों, आप मैं इस चुनाव को कोई सत्ता आए जाए, किसकी सत्ता रहे किसकी न रहे, उस हिसाब किताब से नहीं देखता। और इसलिए भाई बहनों, ये पॉलिटिकल पंडितों के सारे हिसाब गलत निकलने वाले हैं। आप मुझे बताइए भाइयों, दिल्ली में आपको कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? मुझे पूरी ताकत से बताइए, दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? अरे मेरे हाजीपुर के नौजवानों, मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूं कि किसकी सरकार चाहिए, मैं पूछ रहा हूं कैसी सरकार चाहिए। भाई बहनों, आप मुझे बताइए, 125 करोड़ के देश को चलाने के लिए अस्पताल में बड़ी सरकार चलेगी? बीमारी से ग्रस्त सरकार चलेगी? माँ बेटे के ऑक्सीजन पर जीने वाली सरकार चलेगी? रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चलेगी? नीली धारी सरकार चलेगी? भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश चलाना है तो मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत इरादों वाली सरकार चाहिए और मजबूती से कदम उठाने वाली सरकार चाहिए। देश के 10 साल बर्बाद हो चुके हैं। 21वीं सदी में अटल जी के नेतृत्व में भारत एक बहुत बड़ा जंप लगाएगा, ये नजर आता था। लेकिन 2004 आते ही आते सब कुछ लुढ़क गया। 14 आते आते बर्बाद हो गया। क्या भाइयों बहनों, देश बचाना है कि नहीं? देश बचाना है कि नहीं? इस चुनाव में 2 खेमे हैं। एक वो है जो सरकार बचाना चाहते हैं, दूसरे वो है जो देश बचाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अब तक जो मतदान हुआ है उस मतदान से ये बात साफ नजर आ रही है, जिन मतदाताओं ने मतदान किया है उन्होंने 2 काम पूरे कर दिए हैं और बड़ी मजबूती से किए। एक काम उन्होंने किया है, जहां जहां मतदान हो गया उन्होंने एक काम किया है, मां बेटे की सरकार गई। एक काम कर दिया उन्होंने। और दूसरा काम किया है, 16 मई को जब रिजल्ट आएंगे, जो नई सरकार बनने वाली है उसकी मजबूत नींव का शिलान्यास भी अब तक के चुनाव में हो चुका है। भाइयों बहनों, अगर कभी कीचड़ में कोई गाड़ी फंस जाए, कीचड़ में गाड़ी फंस जाए तो ड्राइवर भी उतार के धक्का मार के निकाल देता है। अगर ज्यादा कीचड़ हो, निकालनी है
तो जरा पैसेंजर उतर करके धक्का मारे तो निकल जाती है। लेकिन अगर गाड़ी गहरी खाई में पड़ी हो तो भाइयों बहनों, निकालने के लिए बड़ी ताकत लगती है, बड़ी ताकत लगती है। आज हिंदुस्तान की ये गाड़ी ऐसी गहरी खाई में पड़ी है, उसको निकालने के लिए दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए। और मजबूत सरकार के लिए पूरे हिंदुस्तान से मुझे 300 कमल चाहिए, बिहार से मुझे झोपड़ी चाहिए, बिहार से मुझे पंखा चाहिए। और भाइयों बहनों, इनका खाता भी खुलना नहीं चाहिए। आज देश को जरूरत है एक मजबूत सरकार की, मजबूत इरादों वाली सरकार की। भाइयों बहनों, हमारे इस हाजीपुर इलाके में किसान केले की खेती करता है ना? हाँ, मैं जानकारी सब रखता हूं। मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं, देखिए बदलाव कैसे आता है। मेरे यहां गुजरात में, जो दक्षिण गुजरात है, जहां आदिवासी समाज रहता है, अब वे बेचारे गरीब, जमीन बहुत कम, कितनी मेहनत करें, 12,000, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया साल भर में मुश्किल से इतना कमाते हैं। हमने जरा सोचा वहां पानी है, किसान है, थोड़ी जमीन है, कैसे करें? तो हमने उनका ट्रेनिंग करना शुरू किया और धीरे धीरे हम उनको केले की खेती पर ले गए। भाई कैमरा वाले दोस्तों, आपके कारण भाइयों बहनों, केले की खेती में हम उनको धीरे धीरे ले गए। बाद में हमने फिलीपींस के साथ करार किया, फिनलैंड के साथ करार किया, वहां के एक्सपर्ट को बुलाया। ये मेरे किसानों की, आदिवासी किसानों की हमने ट्रेनिंग की। फिर हमने आदिवासी किसानों को विदेश भेजा सीखने के लिए, देखने के लिए। और धीरे धीरे केले की खेती पिछले 6 साल में जम गई। और भाइयों बहनों, जो मेरा आदिवासी किसान मुश्किल से केले की खेती में 12-15 हजार कमाता था, वो 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख कमाने लग गया। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, एक दिन ये मेरे सारे आदिवासी किसान मिलने आए। बोले मोदी, एकदम महाराष्ट्र के बगल में नंदुरबार की तरफ है, सटा हुआ एकदम महाराष्ट्र से इलाका है। बोले मोदी जी, हमारे रास्तों का कुछ करो, रोड का करो। मैंने कहा क्या बात करते हो यार, मैं तो तुम्हारे इलाके में स्कूटर पे घूम चुका हूँ, वहां रोड है, कार रोड है, पक्के रोड है। बड़े साहब कार रोड है, हमें पेवर रोड चाहिए। बिहार को पता नहीं होगा पेवर रोड क्या होता है। ये हाल है देश का। भाई बहनों, मुझे आदिवासी किसान कहने लगा, मोदी जी हमें पेवर रोड चाहिए। मैंने कहा यार क्या करोगे, यहाँ तुम्हारा कहाँ व्हीकल आना है, जाना है, और कितना महंगा होता है रोड। तो उसने मुझे समझाया कि साहब हम केले की खेती करते हैं, केला एक्सपोर्ट करने लगे हैं, लेकिन जब हम ट्रक में केले लेकर के जाते हैं और रास्तों पर गाड़ी ऐसी ऐसी होती है तो हमारे 20% केले दब जाते हैं। आपका ही नुकसान होता है भाइयों, होता है ना? ये पीड़ा मुझे समझ आती है भाई, ये पीड़ा मुझे समझ आती है। मैंने रास्ता निकाला, मेरे किसान की जिंदगी बदल गई। और सरकार का ये काम होता है भाइयों बहनों। इसलिए मैं कहता हूं, आप जो करते हैं उसी में थोड़ी जान भर दी जाए तो जिंदगी बदल सकती है दोस्तों। मैं बड़े बड़े सपने दिखाने वाला इंसान नहीं हूं भाइयों, और इसलिए हम जहां हैं वहां। अब देखिए, ये हमारा बिहार, आपके यहां बिजली आती है वो खबर है,
मेरे यहाँ गुजरात में बिजली जाती है वो खबर है। मेरे यहाँ कभी गुजरात में ज्यादा नहीं 2 मिनट के लिए बिजली चली जाए, 2 मिनट के लिए, तो अखबार में पहले पन्ने पर बॉक्स आता है कि मोदी बड़ी बड़ी बातें करता है, कल फलाने गांव में 2 मिनट के लिए बिजली चली गई थी, मोदी जवाब, ऐसा आता है। आपके यहाँ लोग बाजार में, बस में आते जाते बातें करते हैं, अरे तेरी यहाँ आई थी, तो कहता नहीं यार पिछले हफ्ते तो मेरे यहाँ आई नहीं, तो दूसरा कहता है यार क्या करूं, अगले मंगल को मेरे यहाँ आई थी, उसके बाद आई नहीं। यही होता है ना भाई बहनों, ये देश कैसे चला रहे हैं। 30,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े, देश के 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं, और दूसरी तरफ देश अंधेरे में डूबा हुआ है। भाइयों बहनों, कोयला नहीं मिल रहा है, कोयला क्यों? कोयले की चोरी की, आज सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा तो बोले फाइल खो गई है। अरे माँ बेटे की सरकार, आपकी तो फाइल खो गई है, हमारी तो पूरी लाइफ खो गई है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या कभी आपने कोयला घर में तिजोरी में रखा है? कभी कोयला तिजोरी में रखते हो? घर के बाहर पड़ा रहता है या नहीं पड़ा रहता? कोई चोर भी चोरी करता है क्या? कोई भिखारी भी हाथ लगाता है क्या? भाइयों बहनों, दिल्ली में ऐसी सरकार है जो कोयला चोरी कर गई। वो दिन दूर नहीं होगा जब आपको कोयला रखने के लिए बैंक में लॉकर खुलवाना पड़े। भाइयों बहनों, ये चुनाव लोकसभा का है, ये चुनाव दिल्ली में सरकार चुनने का है, और इसलिए इस चुनाव में दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों का ये दायित्व बनता है कि वो देश की जनता के पास जाए, देश की जनता के पास जाकर के अपने काम का हिसाब दें। आप मुझे बताइए भाइयों, सरकार ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 10 साल उन्होंने क्या किया, ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आप देखिए, चुनाव पूरा होने आया, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर है। वे जनता को जवाब देने को तैयार नहीं है। 10 साल उन्होंने क्या किया देश के लिए, ये उन्होंने बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? भाइयों बहनों, उन्होंने 2009 में आपको वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे। कहा था? महंगाई गई, कम हुई? आपसे धोखा किया कि नहीं? आपसे वादा तोड़ा कि नहीं? जिन्होंने वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? उन्होंने कहा था, आप खींच रहे हैं, उन्होंने 2009 में अपने धोखा पत्र में कहा है, वो घोषणा पत्र नहीं है, वो धोखा पत्र है। धोखा पत्र में कहा है कि अगर उनकी सरकार आएगी 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। यहां कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? कोई है जिसे दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? आपके परिवार में कोई है? आपके यार दोस्तों में है? आपके गांव में है? ये आपसे धोखा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 6 साल सरकार चली, 6 साल में 6.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया। और ये मां बेटे की सरकार 10 साल में सिर्फ 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला। क्या ऐसी सरकार चाहिए आपको? क्या ये लोग नौजवानों का भला करेंगे?
और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी अपने 10 साल का हिसाब देना चाहिए, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए, पल पल का हिसाब देना चाहिए। क्या किया, कैसे किया, किसके लिए किया, किसने किया, क्यों किया, कब किया, दिन में किया कि रात में किया, देश में रखा कि विदेश में रखा, ये सारा हिसाब देना चाहिए। आप मुझे बताइए, ये माँ बेटे चुनाव प्रचार के लिए आते हैं ना, आते हैं ना, माँ बेटे आए थे ना, महंगाई का माँ भी बोले क्या, बोले क्या, बेरोजगारी का भाव बोले क्या, भ्रष्टाचार का भाव बोले क्या ये जवाब नहीं देने चाहिए? और मैं हैरान हूं, जवाब उनको देने का समय है, हिसाब मेरा मांग रहे हैं। और इस देश के कुछ न्यूज ट्रेडर उन्हीं की बातों को लेकर के नाच रहे। हिंदुस्तान की जनता उनको भी माफ नहीं करने वाली है। कांग्रेस से जवाब मांगने की इन न्यूज ट्रेडरों की हिम्मत नहीं है भाइयों, हिम्मत नहीं है उनमें। और गुजरात तो 2012 के दिसंबर में पल पल का पाई पाई का हिसाब दे चुका है और गुजरात की जनता ने चौथी बार हमें सेवा करने का मौका दिया। मैं 18 से 28 के नौजवानों, देखिए, व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दो तत्व होते हैं। एक होता है विद्यार्थी काल, और विद्यार्थी जीवन में भी आप कक्षा 1 से चालू करके कितने ही आगे बढ़े पढ़ाई में, लेकिन आपकी जिंदगी में 12वीं के एग्जाम, +2 बोलते हैं, +2 के एग्जाम सबसे महत्वपूर्ण। और जब परिवार में कोई बेटा या बेटी +2 में होता है तो पूरे घर में वातावरण एग्जाम का होता है। टीवी बंद कर दो, सिनेमा नहीं देखना है, किसको मेहमान नहीं, कुछ नहीं, क्यों? 12th की एग्जाम है, +2 की एग्जाम है, पढ़ाई करो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सबका दिमाग उसी में लगता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर +2 के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए तो जिंदगी के सारे रास्ते खुल जाते हैं। डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर 12th में लुढ़क गए, मार्क्स नहीं आए तो जिंदगी अटक जाती है कि नहीं? सारे सपने चूर चूर हो जाते कि नहीं? अरे जिंदगी बोझ बन जाती है कि नहीं? विद्यार्थी के जीवन में +2 की एग्जाम इतना मायना रखती है, उसकी थोड़ी सी भी गड़बड़ उसकी पूरी जिंदगी को मोड़ देती है। वैसे ही पूरी जिंदगी आपकी कितनी बड़ी क्यों न हो, आप 70 साल के हो, 80 साल के हो, 90 साल के हो, लेकिन इतनी बड़ी लंबी जिंदगी में 18 से 28 की उम्र सबसे महत्वपूर्ण होती है। पूरी जिंदगी का गोल्डन पीरियड यही होता है। आपके जीवन के सारे निर्णय 18 से 28 में होते हैं। शादी करोगे, कोई कॉलेज में डिग्री प्राप्त करोगे, नौकरी धंधा व्यापार रोजगार करोगे, किसी शहर में जाके सेटल होने का तय करोगे, जो कुछ भी है वो सब कुछ 18 से 28 में ही होता है। और 18 से 28 में आप जो करते हैं उसी के आधार पर आपकी पूरी आगे की जिंदगी चलती है। कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता। उसी मूल जो नींव डाली है 18 से 28 में, उसी पर जिंदगी चलती है। आप मुझे बताइए, कोई 75 साल की व्यक्ति जो हो, जिसकी उम्र 75 साल है, वो अगर 5 साल उसकी जिंदगी में बिगड़ गए तो उसकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? कोई 80 साल का इंसान है,
उसकी जिंदगी में 2 साल बिगड़ गए, कोई फर्क पड़ता है? कोई 60 साल का रिटायर्ड इंसान है, उसकी जिंदगी में 2 साल गया, कोई फर्क पड़ता है? लेकिन 18 से 28 की उम्र का नौजवान, उसकी जिंदगी में इस गोल्डन पीरियड में अगर 5 दिन भी खराब हुए तो उसकी जिंदगी लुढ़क जाती है कि नहीं लुढ़क जाती? बर्बाद होती है कि नहीं होती? आप मुझे बताइए, 18 से 28 के नौजवान बताइए, क्या आप जिंदगी का एक दिन भी बर्बाद करना चाहते हो? आप आपकी जिंदगी को तबाह होने देना चाहते हो? भाई बहनों, भूल जाओ रामविलास पासवान का क्या होता है, भूल जाओ नरेंद्र मोदी का क्या होता है, भूल जाओ किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, लेकिन अपना तो सोचो दोस्तों, अपना तो सोचो, आपका क्या होगा अगर 18 से 28 की उम्र, ये आपकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड, उस समय दिल्ली में अगर निकम्मी सरकार आ गई तो आपके तो 5 दिन नहीं 5 साल बर्बाद हो गए। आपके 5 साल बर्बाद हो गए, जिंदगी कभी लौट करके नहीं आएगी। तो आपको पूरा जीवन उसी बंजर जीवन जीना पड़ेगा, जिंदगी को ढोना पड़ेगा। और इसलिए मेरे नौजवान मित्रों, आप मेरी चिंता मत करो, मुझे आपकी चिंता करने का मौका दो। भाइयों बहनों, 60 साल तक देश ने शासकों को देखा है, 60 साल तक देश ने शासकों को देखा है। 60 महीने के लिए एक सेवक पे भरोसा करो, 60 महीने के लिए एक सेवक पे भरोसा करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको कभी पछताने की बारी नहीं आएगी। भाई बहनों, मैं बताता हूं, बिहार ने मुझे जितना प्यार दिया है, और मैंने 2 महीने पहले एक विस्तार से विषय कहा था, मैंने कहा हमारी भारत माता महान हो ये हम चाहते हैं, हमारी भारत माता समृद्ध हो हम चाहते हैं, हमारी भारत माता शिक्षित हो हम चाहते हो, 125 करोड़ देशवासियों की जिंदगी भारत माँ का गौरव बढ़ाएगी। लेकिन आज हमारा हिंदुस्तान का नक्शा देखिए, भारत माँ का मानचित्र देखिए, और बीच में से एक लकीर बनाइए भारत के नक्शे पर, तो आपको नजर आएगा कि भारत माँ की एक भुजा वो तो मजबूत दिखाई देती है, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, लेकिन दूसरी भुजा गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, अशिक्षा, क्या मेरी भारत माता ऐसी हो जिसकी एक भुजा तो ठीक हो लेकिन दूसरी भुजा दुर्बल हो? क्या ऐसी भारत माता चलेगी? क्या भारत माता की दोनों भुजाएं मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, मेरे भारत माँ की एक और की भुजा में पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है, आसाम आता है, नॉर्थ ईस्ट आता है। इनका भला कौन करेगा? अगर ये दुर्बल रहे तो मेरी भारत माता मजबूत नहीं हो सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा सपना है जैसे मेरे भारत माँ की एक भुजा मजबूत हुई है, मुझे दूसरी भुजा को भी मजबूत करना है, और तब जाकर के मेरी भारत माता सशक्त बनेगी। भाइयों,